नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। एग्ज़ाम क्रैक चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्टूडेंट, आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं अपने इस चैनल पे, अपने इस शानदार से चैनल पे, प्यारे से चैनल पे, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए मैं आज से आपका जो कंटेंट वीडियो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपन आज से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा पहले तो आपको कि ये जो वीडियो है स्टार्टिंग में जैसे 3-4 अपन वीडियो जो डालेंगे तो वो थोड़े मैं ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं डालूँगा, क्योंकि स्टार्ट में अपने को थोड़ा-सा परिवार को बड़ा करना है। उसके बाद में ये ऐसा नहीं है कि छोटा वीडियो आप सोचो कि इतना छोटा वीडियो क्यों डाला है। तो अभी मैं क्या लगभग अपन बेसिक से जो एक तो जैसे मतलब 2 घंटे या डेढ़ घंटे की वीडियो जिसमें लगभग अपना सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो। तो अभी 2-4 दिन के लिए अपना एक एक यूट्यूब चैनल का अपन बेसिक बात करें तो एक रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वार्म अप वीडियो है, और इसको थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी शेयर करें, परिवार को थोड़ा सा बड़ा कर लें। उसके बाद में अपन रेगुलर चैनल को वैसे ही सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन वीडियो डालेंगे। मैं बता देता हूँ आपको बेसिक्स थोड़ी सी बातें, एक दो जो अपनी बहुत ही इम्पोर्टेंट अभी जो अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी आपको हो सकता है थोड़ा सा नाम याद नहीं होगा या आपको थोड़ा सा टाइम लगे। तो चैनल का नाम है एग्ज़ाम क्रैक। ठीक है, स्पेलिंग से ही चेक कर लेना। एग्ज़ाम क्रैक यूट्यूब चैनल का नाम है अपना। इसी का मतलब इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी अपने को, तो टेलीग्राम चैनल है एग्ज़ाम क्रैक नोट्स नाम से। ठीक है, एग्ज़ाम क्रैक नोट्स नाम से जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन करें, और इस आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक वगैरह जो भी आप कर सकते हो सब करो। ठीक है, और इस चैनल पे जो भी चीज़ मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा वो टोटल यहाँ पर आपको अवेलेबल होगी हर एक। जैसे वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा आपको, मैं यहाँ शेयर कर दूँगा हर एक चीज़। और इसके जैसे मान लो कोई भी टॉपिक है, जैसे मान लो मैंने नर्वस सिस्टम लिया, ठीक है, या कंट्रोल कोऑर्डिनेशन अपन ने स्टार्ट किया, या कोई भी मान लो जीके के अंदर अपन ने कुछ भी हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में, पॉलिटी में, या कोई भी जैसे ईओआरओ के एग्जाम है उसके लिए अधिनियम में, किसी में भी जिसमें भी जो भी टॉपिक मैं करवाऊंगा उसका टोटल कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है, और उसके साथ में टोटल क्वेश्चन, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है आपको टोटल क्वेश्चन मिलेंगे और वो वीडियो मिलेगा। तो टोटल जो ऐसे नहीं कि अपने को फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे आपके लिए रियल में मेहनत करनी है, जो आप ऐसी जगह पे जाके जहाँ पर आप विश्वास करके जाते हो और आपका सिलेबस नहीं होता है और वहाँ पर आपको प्रॉपर वो चीज़ नहीं मिल पाती है। मैं उन सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए वो चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप जितना प्यार दोगे, जितना परिवार को बड़ा करोगे, मैं उतनी ही ज़्यादा आपके लिए ये सब कर पाऊंगा। ठीक है, मैं 2-3 चीज़ें और आपको बता देता हूँ। जैसे एक किसी भी अपन कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी करते हैं, तो मैं बेसिक जैसे एक मेजर डिफरेंस आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है, उस एग्ज़ाम में जैसे मान लो मैं बात करूँ रीट, रीट लेवल जैसे फर्स्ट है, एक रीट लेवल, रीट आपकी लेवल सेकंड है, एक मैं यदि बात करूं आरएस या एसआई है, एक यदि अपन बात करें तो जैसे ग्रेड फर्स्ट है, फर्स्ट ग्रेड है। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। और एक यदि मैं बात करूं लेब असिस्टेंट है। ठीक है, लेब असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं आपको इतना सा ही बता रहा हूं कि रियल में एक पढ़ने का तरीका, और उस क्या कंटेंट इसमें पढूँ, क्या इसमें पढूँ, क्या इसमें पढूँ, ये मैंने एक देखा है। प्रेज़ेंट में जो चल रहा है उसमें बहुत ही ये एक चिंतनीय विषय है कि ये हो क्या रहा है। रीट लेवल फर्स्ट के जो बच्चे हैं वो रीट लेवल सेकंड में बैठे हैं, और रीट लेवल सेकंड और फर्स्ट को एक साथ पढ़ाया जा रहा है। दोनों में कोई मतलब नहीं है। इसका जो टॉपिक है, कोई आपको ज्ञाता नहीं बनना है। आप कोचिंग करने आते हो तो रीट लेवल फर्स्ट में नौकरी लगने के लिए आते हो, ना कि आप कोई किसी सब्जेक्ट का ज्ञान लेने आते हो कि मेरे को तो ज्ञाता बनना है। हमेशा ध्यान रखना, ज्ञाता नहीं बनना है, अपने को पोस्ट चाहिए, चाहे रीट लेवल फर्स्ट हो चाहे रीट लेवल सेकंड हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो आपको क्या चाहिए, आपको वो सिलेक्शन चाहिए, आपको वो पोस्ट चाहिए। तो पढ़ो उतना ही जितना आपके काम में हो, फालतू की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ आपको, मैं जो करवाता हूँ
उसमें अपन बात करें कि रीट लेवल फेस्ट, जैसे मेरे को मान लो साइंस करवानी है रीट लेवल फेस्ट में, तो रीट लेवल फेस्ट में यदि मैं एक एक घंटे की क्लास लूँ, ठीक है, एक एक घंटे की, तो यहाँ पर मेरे को लगेंगे 10 घंटे, ठीक है। यहाँ पर मेरे को केवल और केवल 10 घंटे लगेंगे, और 10 घंटे में मैं आपका ऐसा सिलेबस करवाऊंगा कि उससे बाहर क्वेश्चन देने की किसी की हिम्मत नहीं होगी, ठीक है। जबकि यहाँ पर लगाते हैं 3 महीने 4 महीने, फिर भी सिलेबस नहीं होता। रीट लेवल सेकंड में यदि मैं बात करूँ, तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिटेल में बात करूँ तो मेरे को यहाँ पर लगेंगे टोटल 2 महीने, ठीक है। यहाँ पर मेरे को लगेंगे 2 महीने, ठीक है। मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरे को 60 से लेकर 70 घंटे का मैटर मेरा रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा, इसमें थोड़ा लेवल का फर्क है, क्योंकि यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड दे रखा है, फिर भी अपन ये केवल और केवल बच्चों की संतुष्टि के लिए इतना टाइम अपन लेते हैं 60 से 70 घंटे का। बाकी लेवल इसका भी कोई ज़्यादा नहीं आता है, अगर इसमें और भी कम करें तो इजीली ले सकते हैं। आरएस और एसआई की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर बात करें अपन, तो इसी में अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में जोर मार के आप, क्योंकि इसमें अच्छा लेवल रहता है, तो यहाँ पर मान लो 3 महीने लग जाए अपने को, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर अपने को वो ही अगर ढंग से अगर बायो प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री तीनों को करें तो अपने को लास्ट यहाँ पर जोर मार के 40 क्लास लगेगी, ठीक है। और लेब असिस्टेंट, वही लेब असिस्टेंट अगर 16 और 18 का पेपर देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो लेवल रहता है, यहाँ पर अगर बात करें तो अपने को 4 मंथ लगते हैं, ठीक है। अगर केवल बायो की बात करूँ तो मैं लेब असिस्टेंट की, तो आप देखो लेवल का कितना फर्क होता है। यहाँ केवल केवल 10 घंटे में वो सिलेबस हो रहा है, यहाँ वही सिलेबस कितने में हो रहा है, 60 से 70 घंटे के अंदर हो रहा है। यहाँ पर वही सिलेबस कितने में हो रहा है, 3 मंथ में हो रहा है। यहाँ पर 40 घंटे लग रहे हैं और यहाँ पर 4 मंथ लग रहे हैं, ठीक है। तो मैं इतना सा ही बता रहा हूँ कि अपन इस चैनल पे केवल वही चीज़ पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सटीक और सही हो, और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं हो, एग्जामिनर उससे बाहर खुद ही नहीं जाता। तो आजकल इसका क्या है, अब जैसे जितने भी है यूट्यूब चैनल पे, चलो बहुत अच्छी बात है, सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, हर कोचिंग में सब कुछ अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का ही क्या करें जो बच्चों के काम में नहीं है। उस मेहनत का कोई मतलब नहीं है जो आपके खुद के काम में नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं है। आपको एक तो मान लो 100 पेज का रजिस्टर भर के और उसमें से क्वेश्चन आए 5, और एक अगर 30 पेज का रजिस्टर हो और उसमें से क्वेश्चन आए यदि 10 या 5 ही आए मान लो, तो कौन सा सही रहेगा, वो रहेगा जिसमें कंटेंट कम हो और वो कंटेंट काम का हो। तो मैं इतना ही बोलूँगा, बस इस चैनल पे ये प्रोसेस चलेगी, इसी के अकॉर्डिंग मैं पूरा चलूँगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन, ये कंटेंट शॉर्ट, ऐसे नहीं शॉर्ट में होगा, ये कंटेंट वो होगा जो आपके एग्जाम में आएगा, इसके अलावा पढ़ोगे तो दिक्कत ही होगी, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट एक नहीं होती, सब्जेक्ट बहुत सारी होती है, और बहुत सारी सब्जेक्ट का कंटेंट पढ़ोगे तो ऐसे पोथी बना के पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो मैं बेसिक मेरे चैनल के बारे में, अपने ये जो चैनल है इसके बारे में मैं किस स्ट्रेटेजी पर काम करूँगा, किस अपन तरीके से काम करेंगे, इस तरीके से अपन काम करेंगे, ठीक है। तो आज मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, पहला टॉपिक। अभी अपन छोटे छोटे शॉर्ट, मतलब ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाएंगे, 2-3 दिन बाद में फिर कंप्लीट प्लेलिस्ट के साथ में हर एक सब्जेक्ट जो मैंने लिखे हैं, जैसे मान लो जितनी भी है, इन सभी के टोटल प्लेलिस्ट बनाऊंगा, सिलेबस डालूंगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग इनके टोटल वीडियो डालूंगा, इसका अलग लेवल होगा, इसका अलग लेवल होगा, सभी का अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग वीडियो डालेंगे, उसके क्वेश्चन प्लेलिस्ट आपकी बन जाएगी, प्लेलिस्ट आप देख लेना, जिसके आप तैयारी कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अपन पहला जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मैं वो टॉपिक स्टार्ट वो कर रहा हूँ जो हर एग्जाम में, जो मैंने लिखी है हर एग्जाम में वो टॉपिक कॉमन टॉपिक है, तो अभी अपन वो ही स्टार्ट करेंगे जो सभी का कॉमन है। उसके बाद तो देखो बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहला टॉपिक है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। पहला टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक है और हिंदी में इसे बोलते हैं नियंत्रण, नियंत्रण व समन्वय, नियंत्रण व समन्वय, ठीक है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन शायद कुछ तो समझ गए होंगे कि इसके अंदर अपन किस चीज को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन टॉपिक है, टॉपिक नेम से ही पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन बेसिक छोटी एग्जाम में ये दे सकते हैं इजीली
कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में मनुष्य शरीर के कौन से सिस्टम या कौन से तंत्र को शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखना, अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम है, हर एक सिस्टम का अपना अलग कार्य होता है। तो इनका जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने का कार्य है वो दो सिस्टम के द्वारा होता है। वो दो सिस्टम कौन कौन से होते हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं। उन दोनों सिस्टम के नाम है, जैसे एक आपने नाम सुना होगा नर्वस सिस्टम, जिसे अपन बोलते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। और नर्वस सिस्टम को अपन हिंदी में आपको पता ही है बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा जो सिस्टम है जिसे अपन बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम को अपन हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। तो एक हो गया नर्वस सिस्टम और दूसरा कौन सा हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम दोनों मिलकर और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब देखो, अपनी बॉडी के अंदर दो सिस्टम जो सीधे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का कार्य करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य शरीर में ये दोनों सिस्टम मिलकर पूरी बॉडी का कंट्रोल और उस पूरी बॉडी के अंदर समन्वय या कोऑर्डिनेशन का कार्य करते हैं। लेकिन ये बेसिक या नॉर्मली अपन बोलें कि एक वो क्या कार्य होता है जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में आता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि नर्वस सिस्टम का कार्य, तो नर्वस सिस्टम क्या करेगा, नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमेशा पूरी बॉडी के अंदर जो तेज कार्य होते हैं, फास्ट प्रोसेस इन ह्यूमन बॉडी, वो कार्य जो करेगा वो कौन करेगा, आपका नर्वस सिस्टम करेगा। और एंडोक्राइन सिस्टम अपनी बॉडी के अंदर हमेशा स्लो कार्य करता है। मतलब अपन बोल सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर धीरे धीरे जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं, वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम करता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम में मेजर डिफरेंस जो सीधा सीधा बोल सकते हैं वो ये है कि ये पूरी बॉडी के अंदर तेज कार्य करेगा, ये पूरी बॉडी के अंदर स्लो कार्य करेंगे। लेकिन वो होंगे क्या, जैसे अगर मैं एक बेसिक सा एग्जांपल लूँ कि अपनी छोटा बच्चा है, जैसे ही जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में धीरे धीरे उनकी लंबाई बढ़ती है। तो ये लंबाई बढ़ने का कार्य किसका है, कि नर्वस सिस्टम का है या एंडोक्राइन सिस्टम का है। तो अपन बोलेंगे लंबाई धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ये कार्य किसका है, एंडोक्राइन सिस्टम का, जो हॉर्मोन्स के द्वारा होता है, ठीक है। और ये जो कार्य होता है, जैसे अगर मैं ऐसे बोलूँ कोई आपके पास में आया, उसने बिना सोचे समझे आपको चाटा लगाया, और चाटा लगाते ही वो एक कौन सा कार्य हुआ कि आपको पता लगा कि इसने चाटा लगाया, आपने तुरंत चाटा लगाया, ठीक है। इसका मतलब कौन कार्य कर रहा है, नर्वस सिस्टम। अगर ये चाटा लगाने का कार्य मान लो कि काम करने लग जाए एंडोक्राइन सिस्टम, तो कोई आपके पास आके चाटा लगाता है तो आपको 1 घंटे बाद में पता चलता है कि मेरे किसी ने आके चाटा लगाया। तो ये सही नहीं होता, बॉडी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें सही नहीं होती। तो जो नेचर ने बनाया है कि वो जो तेज कार्य है वो टोटल इसके होंगे, और धीरे प्रोसेस जो रियल में बॉडी के लिए जरूरी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ह्यूमन बॉडी का जो कार्य है वो है एंडोक्राइन सिस्टम का। और जो नर्वस सिस्टम का कार्य है वो मनुष्य शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती है, जिसको अपन बोल सकते हैं जैसे ऐच्छिक क्रिया हो गई, या अपन बोल सकते हैं अनैच्छिक क्रिया हो गई, या अपन बोल सकते हैं प्रतिव्रती क्रिया हो गई, प्रतिव्रती क्रिया, ठीक है। रिफ्लेक्सिव एक्शन, इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री और रिफ्लेक्सिव एक्शन, इन तीनों प्रकार की प्रक्रियाओं पर ह्यूमन बॉडी पर जो कंट्रोल करने का कार्य है वो किसका है, नर्वस सिस्टम का। और मनुष्य शरीर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या अपन बोल सकते हैं मनुष्य शरीर की वृद्धि व विकास का जो कार्य है वो किसका होगा, वो आपका होगा एंडोक्राइन सिस्टम का, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं बेसिक कि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम की स्टडी क्या कहलाती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, तो इसकी जो स्टडी होती है इसे बोलते हैं अपन, इसके अध्ययन को अपन क्या बोलेंगे, तो इसके अध्ययन को अपन बोलते हैं न्यूरोलॉजी, ठीक है। और इसकी स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपन एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। तो एक तो क्या हो गई न्यूरोलॉजी और एक क्या हो गई एंडोक्राइनोलॉजी। अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को अंतःस्रावी विज्ञान या एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं, और तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी बोलते हैं। और इन दोनों के सम्मिलित अध्ययन को अपन क्या बोलेंगे, इन दोनों के सम्मिलित अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं, तो इन दोनों के सम्मिलित अध्ययन को मतलब अपन बोल सकते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, इन दोनों के अध्ययन को अपन बोलते हैं, देखो एक तो हो गया न्यूरो और एक हो गया एंडो,
क्राइनोलॉजी, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। तो इसके अध्ययन को अपन क्या बोल देंगे, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। दोनों के सम्मिलित अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, ये जो टॉपिक दिख रहा है आपको, ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अंदर आपको सीधा मिलेगा, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। लैब असिस्टेंट में भी ये दिया हुआ है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। उसके अलावा रीट दोनों के अंदर लगता है, ह्यूमन बॉडी के सिस्टम, मानव शरीर के अंदर इसको पढ़ा जाता है। एसआई के अंदर पढ़ा जाता है, आरएस के अंदर ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो लगभग सभी जितनी एग्जाम है उन सभी के अंदर किस रूप में ये टॉपिक दिया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये बेसिक बात हो गई। अब अपन जो इन दोनों में से स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, और उसके बाद में अपन लेंगे नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो पहला अपना टॉपिक या पहला चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम को अपन वैसे क्या बोलेंगे, अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र पता आपको है ही कि एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी क्या कहलाती है। तो स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को अपन एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। वो अपन ने लिख लिया था। अब दूसरी अपन जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम का फादर कौन कहलाता है, या फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, या अंतःस्रावी तंत्र के जनक। तो ये जो जनक होते हैं वो कहलाते हैं एडिशन। ठीक है, एडिशन को अपन इसके जनक बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ये कोई वैसे क्वेश्चन मैंने आज तक तो नहीं देखा, लेकिन बेसिक सा हालांकि नहीं पूछते, लेकिन फिर भी इसको बताना जरूरी है। कई बार जैसे मोस्टली ध्यान रखना, वैज्ञानिकों के क्वेश्चन भी कुछ ही चैप्टर से पूछते हैं। किन किन से, जैसे एक तो आपका जब भी जहाँ जहाँ जेनेटिक्स लगता है वहाँ से, एक ब्लड से, एक इकोलॉजी एनवायरनमेंट से, एक बायोडाइवर्सिटी से। ये चार ऐसे टॉपिक होते हैं साइंस में जिनमें से सबसे ज़्यादा वैज्ञानिकों से या इनके साइंटिस्ट से क्वेश्चन किसने खोजा, किसने नाम दिया, किसने समझाया, ये वो जो भी है ये। तो अब इसके अलावा कभी किसी और से नहीं पूछते। ठीक है, तो ये भी फिक्स होता है बोर्ड का, ध्यान रखना ये चीज़। एंडोक्राइन सिस्टम में अपन किसकी बात करेंगे, तो अपन ऐसे बोलेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम में अपन बात करेंगे ग्रंथियों की। किसकी बात करेंगे, ग्रंथियों की। और ग्रंथियां है, जब नाम ही आ गया ग्रंथियां, मतलब अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर अपन किसकी बात करेंगे, ग्लैंड्स की बात करेंगे, ग्रंथियों की बात करेंगे। और ये ग्रंथियां होती क्या है, या मनुष्य या ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी प्रकार की ग्रंथियां होती है और कौन सी ग्रंथियां अपन एंडोक्राइन सिस्टम में बात करेंगे। तो ध्यान रखना, सबसे पहले अपन एंडोक्राइन सिस्टम से स्टार्ट करने से पहले ह्यूमन बॉडी के अंदर या मनुष्य शरीर में उपस्थित ग्रंथियों की बात करेंगे। मनुष्य शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। तो वो 3 प्रकार की ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, देखो ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं। पहली ग्रंथि जो होती है इसे बोलते हैं अपन, जो अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे उस ग्रंथि को बोलते हैं एंडोक्राइन, या इस ग्रंथि को बोलते हैं अपन अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, दूसरी अपनी ग्रंथि होती है, इसे अपन बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्रंथि या एक्सोक्राइन ग्लैंड, या जिसे अपन बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। और तीसरी जो अपनी ग्लैंड होती है इसे अपन बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, या इसे बोल सकते हैं अपन हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। और इसको वैसे अपन बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। एक को बोलते हैं अपन एंडोक्राइन ग्रंथि, एक बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक कौन सी होती है, मिश्रित ग्रंथि। इन तीनों ग्रंथियों के अंदर क्या ऐसा डिफरेंस होता है, या इसमें ऐसा क्या अलग अलग कुछ अंतर होता है जिससे तीनों ग्रंथियां अलग अलग होती है। देखो ऐसी सभी ग्रंथियां, एक और थोड़ा सा ध्यान रखना, जहां पर अपन ग्रंथियों की बात करते हैं वहां अपने दिमाग में एक छोटा सा वर्ड आता है कि ग्रंथियां मतलब हार्मोन। ठीक है, तो ध्यान रखना ग्रंथियों का मतलब तो ऐसे ही है कि हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनसे हार्मोन का सिक्रेशन होता है। लेकिन सभी ग्रंथियों से अपन ये नहीं बोलेंगे कि हार्मोन्स निकलते हैं। स्पेशली एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं और मिक्स ग्लैंड से निकलते हैं, क्योंकि मिक्स अभी बताऊंगा अलग चीज है। एंडोक्राइन ग्रंथि वो ग्रंथियां होती है जो अपने स्रावित पदार्थ मतलब इससे जो रासायनिक पदार्थ का सिक्रेशन या श्रावण होता है, ये इससे जो श्रावण होता है उसे अपन हार्मोन्स बोलते हैं। और हार्मोन का सिक्रेशन नलिकाओं से नहीं होता, ये सीधे
ब्लड में अपनी सेल से या अपने एंडोक्राइन पार्ट से या अंतःस्रावी भाग से सीधे कहाँ छोड़ती है, ब्लड पे छोड़ती है या ब्लड के अंदर छोड़ती है, फिर वो निकल के वहाँ से अपनी मेटाबॉलिक या उपापचयी क्रियाओं को कंप्लीट करते हैं। जब अभी पहले तो बेसिक अपन ग्रंथियाँ पढ़ेंगे, उसके बाद में हॉर्मोन्स का भी आपको बताऊंगा कैसे कैसे हार्मोन कार्य करेगा, हार्मोन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो बाद में बात करेंगे। एंडोक्राइन ग्रंथि वो ग्रंथियां होती है जो नलिका विहीन होती है, सीधी भाषा में बात करूं मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं ऐसी ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती है, जिनके अंदर नलिकाएं नहीं पाई जाती या जो डक्ट लेस होती है, ऐसी ग्रंथियां जो डक्ट लेस ग्लैंड होती है या जिनके अंदर नलिकाएं नहीं पाई जाती है, वो ग्रंथियां कौन सी ग्रंथियां होती है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो एंडोक्राइन ग्रंथियां अपने स्रावित पदार्थ मतलब हार्मोन को नलिकाओं के द्वारा नहीं छोड़ती, ये सीधे एंडोक्राइन या अंतःस्रावी भाग से ब्लड के अंदर छोड़ती है। या आपको सीधा पूछ ले कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, तो आप बोलोगे ऐसी ग्रंथियां जिसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती। और ऐसी ग्रंथियां जिसके अंदर नलिकाएं पाई जाती है वो कौन सी ग्रंथि होती है, तो आप बोलोगे वो ग्रंथियां एक्सोक्राइन होती है, जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती है। ठीक है, तो ऐसी ग्रंथियां जिसके अंदर नलिकाएं पाई जाती है ये कौन सी होती है, नलिका युक्त, मतलब ये हैव ए डक्ट, मतलब ये डक्ट को रखती है और ये डक्ट को नहीं रखती, ये नलिका विहीन होती है, नलिका युक्त होती है। और ये जो ग्रंथियां होती है जिसे मिक्स्ड बोलते हैं, इनमें दोनों भाग पाए जाते हैं, मतलब इसका कुछ भाग क्या होगा, एंडोक्राइन, तो कुछ भाग होगा एक्सोक्राइन, इसमें दोनों भाग उपस्थित होते हैं। ये ग्रंथियां दोनों भाग रखती है, ये केवल नलिका युक्त होती है और ये नलिका विहीन होती है। तो अपन इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में, वो बीच वाली ग्रंथि को छोड़ेंगे, डाइजेशन में पढ़ेंगे, और ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जो आपकी मिक्स ग्लैंड है, इन दोनों को मिलाकर अपन पढ़ेंगे। ऐसी कौन सी ग्रंथियां हैं, अब आपको सीधा पूछ ले कि ऐसी कौन सी ग्रंथियां हैं जो एंडोक्राइन होती है, तो अपन बोलेंगे कि जैसे अपनी बॉडी में उपस्थित पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे अपन बोलते हैं पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं पीनियल बॉडी, इसे अपन बोलेंगे दूसरी पीनियल बॉडी, पीनियल का। तीसरी ग्रंथि कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। उसके अलावा कौन सी ग्रंथि होती है, तो इसके अलावा अपन बोलेंगे कि जैसे थायराइड ग्रंथि गले में होती है, थायराइड। उसके अलावा कौन सी होती है, तो उसके अलावा पैराथायराइड होती है। उसके अलावा कौन सी होती है, तो उसके अलावा होती है थाइमस ग्रंथि। और एक ग्रंथि कौन सी होती है जिसे बोलते हैं अपन एड्रीनल ग्रंथि। ये जो आप दिख रहे हो, जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो, ये सभी की सभी एंडोक्राइन ग्रंथि होती है। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन मिल सकता है, जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ बताया, दूसरा यहाँ से पूछा जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की सेकंड ग्रेड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ये भी पूछ सकता है निम्न में से कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी, कौन सी एंडोक्राइन, कौन सी अंतःस्रावी, कौन सी मिक्स्ड ग्रंथि। बेसिक है ये, किसी का भी यहाँ कंपटीशन नहीं होता है, ये तो सबके से ही होते हैं। कंपटीशन जहाँ होगा वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन केवल आप ही करोगे और कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो एक्सोक्राइन ग्रंथि ये तो हो गई एंडो। एक्सो कौन सी होगी, तो जिसमें नलिकाएं पाई जाती है, मतलब सबसे मेन ग्रंथि अपन बोल लेते हैं लीवर, यकृत हो गई। ठीक है, इसके अलावा अश्रु ग्रंथि हो गई, लैक्रिमल हो गई, आपकी अश्रु ग्रंथि हो गई। अश्रु ग्रंथि के बाद यदि आपको पूछे और कौन सी ग्रंथि होती है, तो अपन बोलेंगे अश्रु ग्रंथि के बाद ये जो ग्रंथि होती है अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि हो गई। इसके बाद में पसीना ग्रंथि, स्वीट ग्लैंड हो गई, पसीना ग्रंथि हो गई, जिसे अपन स्वीट ग्लैंड बोलते हैं। एक हो गई आपकी सिबेशियन ग्लैंड हो गई, सिबेशियन ग्लैंड हो गई। ठीक है, उसके अलावा कौन सी होगी, तो उसके अलावा अपन बोलेंगे कि दुग्ध ग्रंथि हो गई, मिल्क ग्लैंड हो गई, दुग्ध ग्रंथि हो गई। ठीक है, एक कौन सी हो गई, तो एक लार ग्रंथि हो गई। ये आपकी कौन सी होती है, ये आपकी होती है ये वाली ग्रंथियां जिसे अपन एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, ये एक्सोक्राइन ये एंडोक्राइन, तो मिक्स्ड कौन सी होती है जिसमें दोनों कुछ भाग एंडोक्राइन और कुछ भाग एक्सोक्राइन, तो ये कौन सी होती है, सबने आपने सुनी रखा होगा। जैसे एक हो गई अग्नाशय, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिसे अपन पक्वाशय भी बोलते हैं, जिसे अपन पेनक्रियाज भी बोलते हैं। एक हो गई टेस्टिस, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मेल की गोनेड्स है,
टेस्टिस हो गई जिसे अपन बोलते हैं वृषण, और एक कौन सी हो गई, एक हो गई जो फीमेल के अंदर पाई जाती है जिसे अपन उसकी गोनेट्स बोलते हैं, उसकी जनन ग्रंथि बोलते हैं, ओवरी। ठीक है, तो अपने पास 3 ग्रंथियों की बात हुई है। ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है, जिसमें से एक एंडोक्राइन जो नलिका विहीन होती है, इसके एग्जाम्पल आपके सामने है। एक एक्सोक्राइन जो नलिका युक्त होती है, इसके एग्जाम्पल आपके सामने है। और एक मिक्स ग्लैंड होती है जिसके एग्जाम्पल आपके सामने है। तो आज जो मैं ये जो वीडियो है वो अभी मैं इसमें अपन ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। मैं तुरंत ही आपके जल्दी ही मतलब 2-3 दिन लास्ट आप मेरे को दो, 2-3 दिन बाद में मैं आपके पूरे एक जैसे टॉपिक को पूरा कवर करते हुए आधे आधे मतलब टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे मान लो 2-2.5 घंटे के या 1-1.5 घंटे के आसपास के अपने वीडियो होंगे मोस्टली, तो उसमें कंप्लीट अपन बहुत अच्छे से सिलेबस को खींचेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा अपन इस वीडियो को लंबा नहीं खींच सकते, तो इसके बाद में तुरंत ही मैं नेक्स्ट वीडियो भी डालूंगा। ऐसे नहीं कि उसमें गैप लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, तुरंत ये वीडियो भी डालूंगा। तब तक आप इस वीडियो इसको लेक्चर को देखो अच्छे से, इसको पढ़ो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको क्या करो, शेयर करो। जितना जल्दी जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतनी ही अपना ये यूट्यूब चैनल पे अपने वीडियो है वो ज़्यादा लंबे अपन बना पाएंगे। ठीक है, बाकी ऐसे कोई नहीं है, आपका प्यार रहा तो मुझे पता है जल्दी से जल्दी अपना परिवार बहुत जल्दी बड़ा होगा। धन्यवाद।